नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। इन दिनों राज्य में शासन वर्सेस सचिवालय संघ देखने को मिल रहा है। शासन ने हाल ही में 8 आईएएस अफसरों को समय से पहले ही सुपर टाइम पदोन्नति दी है, जिस पर सचिवालय संघ ने सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिकायत की है। दरअसल आईएएस रूल बुक के मुताबिक कोई भी पात्र पदोन्नति के लिए 1 जनवरी की तारीख तय की गई है, लेकिन इन 8 आईएएस अधिकारियों को 7 दिसंबर को ही सुपर टाइम पदोन्नति दे दी गई। इसी पर अब घमासान मचा हुआ है। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की प्रताड़ना, सचिवालय सेवा के प्रति अनर्गल टीका टिप्पणी और सार्वजनिक रूप से बैठक में अपमानित किए जाने को लेकर भी सचिवालय संघ पूरी तरह से बिफरा हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने विभागीय बैठकों में सचिवालय सेवा के अधिकारियों के अपमान को देखते हुए भविष्य में बैठकों में न बुलाए जाने की मुख्यमंत्री धामी से मांग की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शासन वर्सेस सचिवालय संघ यूं ही चलता रहा तो गुड गवर्नेंस कैसे होगी। देखिए, जिस तरह से इस उत्तराखंड राज्य में मनमाने तरीके से कुछ उच्चाधिकारी जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आदेश कराते हैं और उसकी बानगी भी देखने को मिली है। कुछ आईएएस अधिकारियों को सीनियर टाइम स्केल दिया गया, 10,000 का स्केल दिया गया सेक्रेटरी रैंक का, लेकिन कहीं ना कहीं आदेशों में इस बात को हम लोग परिलक्षित करेंगे कि जिस तरह से एक तरफ कर्मचारियों के लिए नियम कानून बना दिए जाते हैं, शिथिलीकरण नियमावली बंद कर दी जाती है, वहीं दूसरी ओर एक अधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अपनी ड्यू डेट से पहले 1 जनवरी की ड्यू डेट से पहले 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री से आदेश करा देते हैं और 7 दिसंबर से आईएएस मैनुअल के विपरीत जाकर 7 दिसंबर की डेट मेंशन करा के जिस डेट को वो पात्र नहीं है उस डेट से वो अपना प्रमोशन ले लेते हैं। ये इस राज्य में बड़ा ही विडंबना का सवाल है। जो लोग कर्मचारी बेचारे जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, 2-2 3-3 साल तक उनके प्रमोशन नहीं होते, उनके बारे में इन आईएएस अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है और ऐसे आदेश जो जनहित लिखते हुए ऐसे आदेश कर दिए जा रहे हैं जो ड्यू डेट से पहले कर दिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन बातों की बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिन लोगों द्वारा ये किया गया है उनको दंडित करने का कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तराखंड सचिवालय में आजकल जबरदस्त खींचातानी चल रही है और ये खींचातानी उत्तराखंड सचिवालय संघ और अधिकारियों के बीच में चल रही है। वो एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ने सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों पर कुछ तीखी और अमर्यादित टिप्पणियां की हैं और दूसरी ओर जो वहां पर अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल वेतनमान दिया गया है, पदोन्नतियां हुई है अधिकारियों की, वो भी जो है नियमावलियों की अनदेखी करके की गई हैं मनमानी तरीके से और जिसकी पात्रता अवधि भी पूरी नहीं हुई थी उससे पहले ही उनको सुपर टाइम स्केल पदोन्नति दी गई है, जो निश्चित तौर पर सेवा नियमावलियों का सीधा सीधे उल्लंघन है। और आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या है कि आप समय का भी इंतजार नहीं करते और अपने चहेते अधिकारियों को नियमों की अनदेखी करते हुए आप पदोन्नतियां दे रहे हैं और सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों की वहां पर अवहेलना की जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और अपने चहेते अधिकारियों को नियम विरुद्ध आप लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, ये शासन से जुड़ा मामला है और शासन के द्वारा अधिकारियों को प्रमोट किया गया है, प्रमोशन दिया गया है, तो कुछ नियमानुसार ही दिया गया होगा। बाकी स्पष्ट तो क्योंकि शासन ही कर पाए, क्योंकि और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। रविंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंदर बिष्ट जी आप प्रवक्ता हैं। खुद दीपक जोशी जी जो कि सचिवालय संघ के अध्यक्ष है वो हमारे साथ इस बार मौजूद है चर्चा में और कुछ ही देर में यूकेडी प्रवक्ता अनुपम खत्री जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। सबसे पहले आपके पास आऊंगी दीपक जोशी जी, ये जो पूरा बहस खड़ी हुई है सचिवालय संघ वर्सेस शासन, आखिर शुरू कहां से हुई है ये जानने की कोशिश हम पहले आपसे करेंगे। देखिए, अभी बजट सत्र से पहले वैसे तो ये घटनाएं समय समय पर होती आई हैं और सचिवालय सेवा जो पिछले 22-23 सालों से इस राज्य सचिवालय को सींचने का काम कर रही है और इस नए राज्य को उत्थान की तरफ ले जाने का काम कर रही है। इस राज्य सचिवालय के मूल कार्मिकों को, उनके सेवा संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को
समय समय बैठकों में बहुत टारगेट किया जाता रहता है और ये कहा जाता है कि ये बहुत कामचोर हैं, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, इनको काम नहीं आता और ये लोग यहाँ केवल फाइलों को घुमाना का काम करते हैं। इस तरह की टीका टिप्पणी उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है और समय समय पर इसकी बहुत सी बातें सुनने को मिली। लेकिन अभी राज्यपाल अभिभाषण की एक बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव, जिनसे बहुत उम्मीदें हैं, मुख्यमंत्री जी की अपर मुख्य सचिव हैं, साथ साथ सचिवालय प्रशासन विभाग का उनको दायित्व है, वो एक सादगी की मिसाल और ईमानदारी की मिसाल उनको कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को भरी मीटिंग में अपमानित करने का काम किया, ये कहा गया कि आपको कुछ नहीं आता, आप लोग मीटिंग में आ गए हैं और आप लोगों को तो कुछ आता जाता नहीं है और फाइलों को घुमाने का आप काम करते हो, तो इस तरह की टीका टिप्पणी पब्लिकली की गई और वहाँ से मामला उठा है। हमने सत्र को निपटने का इंतजार किया और उसके बाद हमने उन संबंधित अधिकारी से वार्ता की। कुछ और अधिकारियों ने भी हमें इस बारे में बताया कि बहुत बेहुदा तरीके से उस मीटिंग में पब्लिकली श्रीमती राधा तुड़ी जी ने बहुत उपहास हम लोगों का किया। और एक सचिवालय सेवा एक राज्य की सर्वोच्च कार्यालय इकाई की सेवा है और वहाँ ये उम्मीद की जाती है कि वो देर रात तक बैठकर सरकार के निर्णयों को, सरकार के क्रियान्वयन, सरकार की नीतियों को क्रियान्वयन पूरे राज्य के लिए करते हैं। तो वहाँ पर इस तरह के सीनियर अधिकारियों का एक नकारात्मक भाव सचिवालय सेवा के प्रति देखने को मिला है। इसको लेकर हम लोग आक्रोशित हैं और इसके अलावा जो और मुद्दे मिले हैं उन मुद्दों को हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मुद्दे कहीं ना कहीं कर्मचारियों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने इस बात को रखा है। बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी। रविंद्र कुमार जी, जिस तरीके से शासन वर्सेस जो सचिवालय संघ हो गया है, जो अधिकारियों का रवैया है, मंत्री तो पहले ही अधिकारियों से परेशान रहते थे, खुद विधायक परेशान रहते थे कि हमारी सुनते नहीं है, अब वो कहीं ना कहीं आपस की लड़ाई भी वो बनता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि सुनते नहीं है। देखिए दोनों महत्वपूर्ण अंग है, चाहे सचिवालय हो, चाहे शासन स्तर के अधिकारी हो, चाहे हमारे सचिवालय स्तर पे किसी भी पद पे बैठा हुआ सचिवालय में हमारा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी वर्ग हो। सरकारें आती रहेंगी किसी भी पार्टी की हो, ये लोग वो लोग हैं जो सरकार को चलाते हैं और जो लोग हमारी प्रदेश को कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम, यहाँ से योजनाओं को निर्धारण करने का काम कहीं ना कहीं होता है। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या वजह है। अभी माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार कहा कि एक मीटिंग के अंदर दो जनों की मीटिंग के बीच की चर्चा है, इन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा कहा। अब ये तो मेरे को नहीं पता कि क्या कहा क्या नहीं कहा। एक पक्ष इन्होंने जैसा कहा मैंने वो ऐसा मान लिया, मैंने सुन लिया, आपने भी सुना और हमारे दर्शकों ने भी सुना। अब चूंकि ये हमारे स्तर का कोई मामला नहीं है और मुझे समझ में नहीं आया, आज मेरे को इस पे बैठने की भी आवश्यकता थी नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि अगर सरकार चलाते हैं सर, सरकार अगर अधिकारी उसमें अपना रोल निभाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस, उनका बिहेवियर जिस तरीके से रहता है और कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट करता है, तो उसमें पक्ष जानने की भी तो कोशिश की जानी चाहिए, वो डिस्कशन का पार्ट है। देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कई मसलों पे माननीय दीपक जी ने गंभीर विषयों पे सवाल उठाया, उसे प्रश्न चिन्ह उठाया, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पे इन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। तो उस पे जरूर अगर ऐसा कोई नियमावली में या किसी उसमें ऐसा कोई कुछ गड़बड़ हुई है या कोई गलत ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर सरकार उस पर ध्यान देगी और उन चीजों पे शिकायतों को इनकी गौर करेगी। अब चूंकि ये विषय ज्यादा हमारे उसका नहीं है, क्योंकि सचिवालय के हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के और हमारे जो अफसर हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके बीच का मामला है और ये दोनों एक दूसरे के, ये समझ लीजिए कि पूरक हैं। इसके अगर एक हो दूसरा ना हो तो ये दोनों अधूरे हैं। सरकारें, मैं फिर कहूंगा, देखो हमारी आज हम भारतीय जनता पार्टी सरकार में, कल हो सकता है कोई और हो, इससे पहले भी कोई और था, लेकिन ये लोग वही लोग हैं जो हमेशा रहते हैं। ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं। आशीष नौटियाल जी, आप क्या राय रखते हैं इस बात पर? ये जो घमासान मचा हुआ है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, रविंद्र कुमार जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसमें पार्टी विशेष का कोई टिप्पणी नहीं है, इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दो चाहे शासन के बीच का हो, सचिवालय संघ के बीच का हो, ये उनका मैटर है? देखिए सरकार का तो हर जगह रोल होता है, प्रमोशन हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, नियम से अलग हो रहे हैं, वक्त से पहले हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार का रोल?
और जहाँ प्रमोशन और ट्रांसफर होते हैं तो वहाँ मुख्यमंत्री जी की भूमिका भी होती है कि वक्त से पहले कैसे प्रमोशन हो गए, जिस तरह से दीपक जी ने भी बताया। और क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में कि हमारे सचिवालय जो एक हमारे बहुत बड़ा उत्तराखंड के अंदर जहाँ सब कुछ होता है, और वहाँ का क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में कि अधिकारी जो है समझ नहीं रहे हैं, अपने तालमेल आपस में नहीं बना पा रहे हैं, तो जनता के लिए क्या काम करेंगे। तो ये तो एक विषय बड़ा गंभीर है, और जब आपस में ही नहीं बनेगी तो जनता के बीच में गलत मैसेज जाना ही है। और जैसे भी बताया दीपक जी ने कि वक्त से पहले इनको प्रमोशन दे दिए गए, किन नियमों के आधार पे दिए गए, क्या ऐसा साठगांठ है इनकी जो ऐसा करा इन्होंने। अभी विधानसभा में भी मैं आज पढ़ रहा था कि 8वीं पास लोगों को जो है कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया गया, मतलब और जो पढ़ा लिखा है उसे गेट कीपर बना दिया जा रहा है। तो मतलब सरकार तो देखो, हर जगह रोल तो सरकार का ही होता है, और जिसकी सरकार होती है उसको ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है, और अगर इनका प्रमोशन किया वक्त से पहले तो क्यों किया, ऐसी क्या बात हो गई थी कि इनका प्रमोशन करना पड़ा। तो इसमें तो जवाबदेही सरकार की है, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो दिक्कत दीपक जी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर के आदमी हैं, उन्हें अगर दिक्कत महसूस हो रही है। और शिकायत किससे करी, मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री खुद ही अपने आप में ही इन्होंने ही तो प्रमोशन किए और किसने किए। तो कहीं ना कहीं मतलब समझ से हमारे तो करी है, क्योंकि इन लोगों का बड़ा मामला है, तो इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी तो हम भी नहीं करते, लेकिन हाँ सरकार का रोल तो जरूर होगा। और दीपक जी ने अपनी जो बात रखी है वो जायज है कि आपस में डांट रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ। तो जो चाहे कोई छोटे पद में हो चाहे बड़े पद में हो, गलत बिहेव तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप क्या मैसेज जनता को देना चाहते हैं, क्या मैसेज अपने डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं, कैसे आप सामंजस्य अपनाएंगे। आज आप देखिए ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए सचिवालय लोग जाते हैं, उनके नहीं हो रहे जिनका होना चाहिए, नियम के अंतर्गत होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारा हो ही नहीं रहा, इतने सालों से हम इस जगह में पड़े हुए हैं, पर उनका तो नहीं हो रहा है। पर जिनकी सेटिंग सीधा मुख्यमंत्री से, उनका ट्रांसफर भी होगा, प्रमोशन भी होगा, सब काम होगा। ठीक तो है। इसमें ज्यादा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा इस चीज को क्या है, लेकिन दीपक जी ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे, और बिल्कुल, उनसे जो जानने की समस्या कोशिश है भी उसका करेंगे सरकार को आगे। निवारण करना चाहिए। अमेंद्र बिज जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं, क्योंकि अगर शासन की बात आती है, बेशक टेक्निकलिटीज़ हम लोग ना समझ पाएं, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि अगर दो जो गुड गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार इकाइयाँ हैं, अगर उनमें सामंजस्य ना बैठे तो फिर गुड गवर्नेंस की उम्मीद कैसे करें। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और जिस तरह से ये सचिवालय संघ और उत्तराखंड शासन के अधिकारियों के बीच में ये जो स्थिति पैदा हुई है, मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी के एक आदेश के बाद, जैसा ये सुपर टाइम पदोन्नति का मामला आया उसको लेकर के हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उनके इस फैसले के कारण अगर ये स्थिति बनी है तो इसके लिए सरकार दोषी है। उनको भाई कोई भी काम होता है तो नियम के तहत होता है, नियम के तहत सरकार चलती है, नियम के तहत ही सब कुछ होता है। तो अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि समय से पूर्व ही कोई अधिकारियों की पदोन्नति दे दी है, और उस पर जो है सचिवालय संघ की आपत्ति भी है, तो ये इसमें जो है मुख्यमंत्री जी की त्रुटि है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सरकार जो चलती है वो उत्तराखंड में मतलब सचिवालय से ही पूरी सरकार चलती है। तो वहीं पर शासन के तमाम अधिकारी बैठते हैं, और शासन के तमाम अधिकारी जो निर्णय लेते हैं उनको धार देने का काम जो है सचिवालय संघ के जितने भी कर्मचारी हो तमाम लोग देते हैं। तो ऐसे में यदि ये स्थिति बनेगी उत्तराखंड के अंदर, तो इससे उत्तराखंड की जो पूरी विकास की जो प्रक्रिया है, और ख़ासकर जो ये अभी समय चल रहा है, इस समय सबसे व्यस्तम समय होता है, मतलब उसमें शासन के अधिकारी भी और सचिवालय संघ के सभी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। तो इस समय यदि मुख्यमंत्री के एक फैसले के कारण ये परिस्थिति बनेगी तो राज्य का जो विकास है वो अवरुद्ध होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि इस फैसले से यदि नाराज़गी पनपी है तो संभव है कि मुख्यमंत्री जी ने एक अपरिपक्व निर्णय लिया है, जिसके कारण ये परिस्थिति उनके परिवार में इस रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि चाहे मंत्री हो, विधायक हो, शासन हो या सचिवालय संघ हो, इनको मिलकर के एक परिवार बनता है। ये लोग उत्तराखंड को आकार देने का काम करते हैं। तो अगर किसी मुख्यमंत्री के किसी एक फैसले से ये परिस्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसमें उनका दोष है। जैसी एक बात और आई जो अभी हमारे पैनलिस्ट साथी जोशी जी ने कहा कि
सचिवालय संघ के कर्मचारियों को लेकर के एक वरिष्ठ आईएएस ने कुछ इस तरीके की टिप्पणी की, वास्तव में वो आपत्तिजनक है, क्योंकि सब लोग मिलकर के ही काम करते हैं और किसी भी अधिकारी में ये हुनर होना चाहिए कि वो अपने मातहत जो लोग, जिन लोगों से काम करा रहे हैं, उनसे इस तरह की बोली भाषा, इस तरीके के आचरण से काम नहीं करा सकते। उनको समझा बुझा करके, उनको प्रोत्साहित करके, उनका मार्गदर्शन करके ही काम कर सकते हैं। तो मैं फिर एक बात, इस बात को कहूँगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो ये आदेश हुआ, जो सुपर टाइम पदोन्नति का, उसके कारण ही ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। ठीक है जोशी जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा उठा है, चाहे वो प्रमोशंस की बात हो, सुपर टाइम प्रमोशंस दे दिए जाते हैं समय से पहले, ड्यू डेट अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं वो उन्हें पदोन्नति मिल जाती है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं प्रमोशंस, लेकिन उन्हें सालों साल इंतजार करना पड़ता है। हम ये जानना चाहेंगे कि सचिवालय में कितने इस वक्त पद रिक्त हैं और कितनी ज़रूरत आप लोगों को महसूस होती है इस वक्त कर्मचारियों की, और आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ इसी बात से। देखिए, सरकार के ये जो आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने अपने प्रमोशन ड्यू टाइम से पहले कराए, हमारा सवाल इनसे ये नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये नौकरी में आ रहे हैं, आईएएस कैडर में आ रहे हैं, उसी दिन इनको प्रमोशन दे देना चाहिए। उनको प्रमुख सचिव बना दें, एसीएस बना दें, चीफ सेक्रेटरी बना दें। हमें इनसे, इनके सेवा संवर्ग से, इनके सेवा की जो इनके बेनिफिट्स हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब इस बात से है, कोई तो 4-4, 5-5 साल तक अपने प्रमोशन के पद रिक्त होने के बाद भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। सड़कों पर लोग उतर के आ रहे हैं। शिक्षा विभाग का ताज़ा उदाहरण है, जहाँ 2,500-3 हज़ार हमारे शिक्षक पिछले 4 साल से माननीय मंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, और माननीय मंत्री जी रोज कोर्ट का बहाना बना के, रोज हम, चूँकि मैं सचिवालय संघ के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक संघ महासंघ को भी लीड करता हूं, मैं भी कई बार, मैंने भी इस बात को कोशिश की है। हमने शिदलीगढ़ निमौली की बात कही कि साहब कुछ लोग रिटायर हो जा रहे हैं पूरी सेवा काल में, उनको प्रमोशन नहीं मिल पाते हैं, तो एलिजिबिलिटी थोड़ा 50% कर दी जाए। सरकार ने सुनी हमारी बात और केवल 6 महीने के लिए कर दिया, और उस बीच 3 महीने का आचार संहिता लग गई। लेकिन कुछ विभागाध्यक्षों ने उन 3 महीनों में प्रमोशन करना भी वाजिब नहीं समझा, और लास्ट के 3 महीने हमारे लिए कम पड़ गए। तो मैं मानता हूँ कि एक तरफ तो वो अधिकारी अपने हित साधने में लगे हैं, सरकार के अगल बगल बैठकर सरकार के साथ में गलत सलत सरकार से निर्णय। मैं यहाँ पर सरकार को दोषी इसलिए नहीं मानता क्योंकि सरकार को जो बताया गया है वही सरकार ने किया है। अगर इन अधिकारियों को चाहिए था कि सरकार का विश्वास जीतते, सरकार को सही बात बताते और ये कहते कि साहब आज 7 दिसंबर है, हमें 1 जनवरी को हम पात्रता हमारी है, हम 1 जनवरी को ही हमें प्रमोशन किया जाए, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी सीएम रैंक के अधिकारी भी हैं जिनका प्रमोशन इसमें हुआ है। तो इसका मतलब आपको जहां बैठाया गया आप वहीं उस नियमों को ताक पर रखने की। दूसरी बात, ये सचिवालय में 7600-6600 ग्रेड पे के पीसीएस अफसर सीधे अपर सचिव बन जा रहे हैं। हमने इस बात को भी विरोध किया कि एक अधिकारी फील्ड में एसडीएम है, नायब तहसीलदार से प्रमोट हुआ, एसडीएम बना, एसडीएम से एडीएम बना, और एडीएम से सीधे यहाँ शासन में अपर सचिव बन जा रहा है। उसके जूनियर, उसका जो जूनियर है ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो 8700 ग्रेड पे ले रहा है, और वो 8700 ग्रेड पे वाला 6600 ग्रेड पे लेने वाले के जूनियर उसके अधीनस्थ काम कर रहा है। तो ये सिस्टम क्या सिस्टम है? आज तक पीसीएस काडर का सचिवालय में कितने अपर सचिव रहेंगे, इस बात का चिन्हीकरण कार्य विभाग नहीं कर पाया। कार्य विभाग शितलीगढ़ निमौली के नाम पे 6 महीने दिया, और यहाँ आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में पूरे प्रदेश में प्रमोशन के पद खाली पड़े हैं। केवल 3 महीने का टाइम मिला उस शितलीगढ़ निमौली को, और 30 जून को वो स्वतः ही समाप्त हो गई। हमने सरकार से अनुरोध किया, हमने शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया। यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने 8-8 महीने पहले अपना अपर मुख्य सचिव पे भी शिथिलीकरण लिया, प्रमुख सचिव पे भी शिथिलीकरण लिया, इन अधिकारियों ने भी शिथिलीकरण लिया। अक्टूबर के महीने में आप डीबीसी कर दे रहे हैं, तो कोई नियम कानून क्या इनके लिए बिल्कुल बंद हो गए, या ये मनमर्जी के मालिक हो गए? वाकई में क्या नौकरशाही हावी हो गई है? और इसको देखने से लगता है कि नौकरशाही हावी हो गई है। सचिवालय का पैटर्न एक है, हम लोग लगातार संघ की तरफ से बात उठाते रहते हैं, इसलिए सचिवालय में प्रमोशन की स्थितियां बद से बदतर नहीं है। लेकिन इनकी अगर चले तो वो सचिवालय में प्रमोशन पे रोक लगा दें। अभी एक मामला वाकया चला था कि साहब वित्त विभाग में फाइलें फंसती हैं, इसलिए सेक्शनों में फाइलें ना भेजी जाएं। तो पूरा सिस्टम, जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम को कहीं ना कहीं हैंग करने की कोशिश की जा रही है कुछ अधिकारियों द्वारा, और उनमें प्रमुखता से अपर मुख्य सचिव महोदया का बहुत लचीला रुख है। पूरे सचिवालय प्रशासन में पिछले 7-8 सालों से मैं देख रहा हूँ, और लगातार तीसरा टर्म मेरा है, 6 साल से 7 साल से मैं ही
अब अध्यक्ष हूँ, मैं देख रहा हूँ कि रोज ट्रांसफर होते हैं, रोज कैंसिल होते हैं, कोई नियम कानून नहीं है सचिवालय प्रशासन विभाग में, और मैडम के पास जो चला जाए, जो मर्जी करा ले, जो दूसरा चला जाए वो कैंसिल करवा दे, कोई सिस्टम नहीं। तो हम तो चाहेंगे कि आज के इस माहौल के बाद मुख्यमंत्री जी सचिवालय प्रशासन विभाग कम से कम किसी जिम्मेदार अधिकारी को दें। सचिवालय प्रशासन विभाग के कम से कम 2000-2500 कर्मचारी हैं जिनका अधिष्ठान मैडम के निवर्तन पे है, लेकिन वो लोग अपने प्रमोशन के लिए, अपने एसीपी के लिए रात दिन रो रहे हैं, रात दिन उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, किसी का अगर बस चल रहा है तो वो कहीं का कहीं पोस्टिंग करा रहा है, किसी के बस नहीं चल रहा है वो 8-8 साल से एक ही जगह पे। तो कोई स्थायी स्थानांतरण नीति, कोई स्थायी पॉलिसी मैडम के जेहन में नहीं है, मैडम रविंद्र के जी, निवर्तन पे नहीं है। इस बात पे जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये चीज हम अभी, ये तो सचिवालय और सचिवालय संघ और शासन जो आमने सामने हैं, ये अभी मुद्दा उठा है, लेकिन जो लोग अपने प्रमोशंस को लेकर, पदोन्नति को लेकर सड़कों पर है, वो हमेशा से मुद्दा उठा है। आपकी बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जो वेकेंट है, पद वेकेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी पदोन्नति नहीं दी जा रही है। इस पर तो बात होनी चाहिए ना। नहीं, देखिए, जरूर इस पे जिन लोगों का राइट बनता है पदोन्नति का, उनके लिए जरूर उनके विभाग में होता होगा और प्रमोशन मिलती भी होगी, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा। ये तो जोशी जी ने भी नहीं कहा ना सर कि कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये कहना कहा है कहीं कि ना अगर कहीं, किसी के लिए रूल्स अगर लचीले हो सकते हैं तो दूसरों के क्यों नहीं। देखिए आप जिन अधिकारियों को लेके ये इनके प्रमोशन की बात हो रही है, इनका एक अपनी एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। अगर मुझे जितनी नॉलेज है, जितना मुझे पता है कि इनकी एक, दीपक जी को ज्यादा इस पर नॉलेज है, इनकी अपनी एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। इसमें तिथि निश्चित होती है जिसको लेके ये कह रहे हैं कि वक्त से पहले इनको ऐसा कर दिया, तो उसमें इनके पदोन्नति करने के लिए इनकी सारणी है, इनका टाइमिंग है कि किस किस स्तर पे कैसे होना है। अब इसमें क्या इनकी आपस में अधिकारी वर्ग की आईएएस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें क्या है, क्योंकि इसमें कोई सरकार का कोई ऐसा रोल नहीं होता कि सरकार ने प्रमोशन देनी है। इनकी अपनी एक कमेटी होती है। पर सिस्टम तो है ना सर, सिस्टम का पार्ट है नहीं ना? नहीं, सिस्टम का पार्ट है, एक नियमावली बनी हुई है नियम के अनुसार। अब उसी नियमावली में अगर कहीं उल्लंघन हुआ है, कहीं चूक हुई है, तो इसी को लेके दीपक जी ने कहा है, हमने माननीय तो मुख्यमंत्री जी से क्या हम ये समझ लें सर कि ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार का कोई रोल नहीं है? हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन कोई एक सिस्टम होता होगा, कोई एक हायर अथॉरिटी है इसमें। अगर आप ये कह रहे हैं यानी कि अफसरशाही, जो अब विधायक कहते हैं कि बेलगाम है, यानी कि वो सच में बेलगाम हो गए हैं कि वो खुद से जो मर्जी आए, किसी का भी प्रमोशन के लिए आप आगे कर देते हैं, किसी के लिए भी रिक्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं। देखिए, अधिकारियों का, आईएएस लॉबी का एक अपना स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसमें एक इनकी टाइमिंग होती है, एक तय निश्चित तिथि होती है कि उस दिन हमारा ये टाइम है। इसी को लेके इनकी आपत्ति है कि उसको वक्त से पहले, जिसे 1 जनवरी माना जा रहा था, वो दिसंबर में कोई ऐसा टाइम पे इन्होंने कर दिया। और इनका ये कहना है कि उनसे जूनियर अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया है, जबकि उनसे सीनियर अधिकारी ऐसे बैठे थे जिनको मिलना चाहिए था, जिनको उस लिस्टिंग में आना चाहिए था। तो ऐसा अगर कोई मामला है तो इसको लेके आपत्ति लगी है तो जरूर इस पे संज्ञान लिया जाएगा। अब जाके रोल जो है वो कहीं ना कहीं, अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज मैं अगर ये कहूँ कि मुझे बहुत सारी इसमें है, क्योंकि ये शासन और सचिवालय स्तर के बीच का मामला है, सरकार का मामला। इसमें सरकार में बैठे हुए कोई का प्रवक्ता हो या सरकार का कोई व्यक्ति हो, तो वो सही इसमें अपना जवाब सही तरीके से दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जवाब देने के लिए उचित माध्यम हूँ। ठीक है, हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी यूकेडी से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एजेंडा 24/7 में। और हम जो चर्चा कर रहे हैं सर, गुड गवर्नेंस में जो बीच में बाधा आ रही है वो ये कि सचिवालय संघ वर्सेस शासन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर चाहे आईएएस अधिकारियों की समय से पहले पदोन्नति की बात हो, या फिर मिसबिहेवियर जिसे कहते हैं मीटिंग्स के दौरान जो जूनियर अधिकारियों के साथ किया जा रहा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जो उठा रहे हैं। आप क्या समझ रखते हैं इस बारे में? जब से उत्तराखंड बना है तब से कितनी प्रॉब्लम्स इस तरीके की देखी हैं? प्रॉब्लम्स तो सभी जगह हैं और शुरू से ही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो मुद्दा आज हाईलाइट, जो टॉपिक आपने रखा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है। जब मिसबिहेव हुआ तब ये प्रमोशन का मामला आया,
भाई कायदे से बात तो ये होनी चाहिए कि जो मिसबिहेव हुआ कारण वो रहता, सब्जेक्ट वो रहता कि क्यों मिसबिहेव हुआ, क्या कारण है। अब मिसबिहेव हुआ है इसलिए आप कुछ मुद्दे निकाल लाओ कि प्रमोशन हो गए, किसी के अनुचित प्रमोशन हो गए। बड़ा सवाल ये है कि जिसका प्रमोशन हुआ और जिसके हक मारे गए, अगर किसी का अनुचित प्रमोशन हुआ तो किसी का हक मार के हुआ होगा, जिसका होना चाहिए था उसका नहीं हुआ। सवाल यह है कि जिसका हुआ वो चुप क्यों है। और सचिवालय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो आईएएस के प्रमोशन पे क्यों बोल रहे हैं। आईएएस का भी एक एसोसिएशन है, वो क्यों नहीं बोल रहा है। और आईएएस एसोसिएशन ना बोले चलो, जो अधिकारी एक छोटे से प्रमोशन पे कोर्ट चले जाते हैं उन्होंने कोई रिमाइंडर तक, मतलब कोई लेटर तक नहीं भेजा, कोई अपनी आपत्ति तक जाहिर नहीं की, क्या कारण है। ना वो आईएएस एसोसिएशन के पास गए अपने, ना उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा। तो सचिवालय सेवा के जो सचिवालय संघ के जो अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, इनको क्या जरूरत आन पड़ी। और उसमें भी जब इनके साथ मिसबिहेव हुआ या इनके जो संघ के लोग हैं उनके साथ मिसबिहेव हुआ तो आईएएस का मामला क्यों आ रहा है। इस पे हमें मतलब देखना पड़ेगा कि इंटेंशन क्या है। इसके जब तक हम लोग थोरोली नहीं जाएंगे, अपने आप में जो उन्होंने सवाल उठाया है बड़ा वाजिब सवाल है। मिसबिहेव भी होता ही है, आईएएस ऑफिसर तो सोचते हैं वो किसी दूसरी प्रजाति के प्राणी हैं। इस सर ग्रे के हमारे प्राणी साथ, सर मैं आपको बता देती हूँ, हमारे साथ घूम गए हैं, दीपक घुमा दिया सवाल को। बात इस बात की नहीं है कि हमें किसी आईएएस से मतलब है, किसी आईएएस का प्रमोशन रुक गया नहीं रुका, ये ग्रेडेशन लिस्ट के हिसाब से ही आईएएस का प्रमोशन हुआ, उनको कोई आपत्ति नहीं इस बात में। आपत्ति इस बात में है कि एक तरफ शीतलीकरण नियमावली बनती है कर्मचारियों के लिए, वो ध्वस्त कर दी जाती है, और दूसरी तरफ इन आईएएसओ को समय से पहले प्रमोशन दे दिया जाता है। दोनों बातें अलग अलग हैं और इसका कोई सचिवालय संघ से कोई सरोकार नहीं है। सचिवालय संघ ने जो बात उठाई है, सिस्टम पे बात उठाई है कि शीतलीकरण नियमावली हमारे लागू होती है, एकाएक बंद कर दी जाती है। आज मिसबिहेवियर की बात इसलिए आई है क्योंकि पानी जो है सर से ऊपर चला जा चुका है और राधा तुड़ी जी का जो कृत्य है बार बार ये उजागर हो रहा था। हम भी सही मौके का इंतजार कर रहे थे और जो मौका आया है तो सारी चीजें बाहर निकल के आई है। इसमें कुछ और निकल के आया है। शिव प्रसाद जी आपके पास भी आऊंगी। दीपक जी, ब्रेक का वक्त हो चला है सर, ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद फिर इसी चर्चा पर वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारी खास चर्चा में। और हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतना खफा है जो सचिवालय संघ है, वो शासन से इतना परेशान क्यों है, कहां पर चूक हो रही है, कहां पर सुलझाने की ज़रूरत है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं दीपक जी और शिव प्रसाद जी। ब्रेक से पहले जो चर्चा हो रही थी, आप शिव प्रसाद जी आप कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए थे। आई बिलीव आप अब समझता हूँ। मैं 20-22 साल से पत्रकारिता में हूँ, बहुत बेहतरीन ढंग से समझता हूँ। ये दीपक जोशी जो कह रहे हैं वो अपने आप में भी एक बड़ी बात है जी। जो राधा रतूड़ी जी का जो मतलब इनका कार्यशैली है वो भी बहुत अच्छी, मतलब न सिर्फ सचिवालय में बल्कि आप नियोजन विभाग में उठा के देख लीजिए। दीपक जोशी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, नियोजन विभाग से लेकर के तमाम डिपार्टमेंट्स में जो प्रमोशन के नाम पे है वो मतलब पिरामिड जो है ना जी ऐसे होना चाहिए, इन्होंने पिरामिड उल्टा बना के रख दिया जी। मतलब जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लेवल के लोग होने चाहिए थे वो सब हटा दिए। जिसकी जहाँ चलती है, जैसे वित्त विभाग में अधिकारियों की चली, शासन में वित्त विभाग है तो उन्होंने अपने हिसाब से पदोन्नतियां ले ली, अपने हिसाब से जो है अपनी सैलरी और ग्रेड ये सारी चीजें तय कर ली। ऐसी जिनकी उसमें चलती है तो उन्होंने कर दिया, मतलब जिसकी जिस डिपार्टमेंट में चली उसने अपने डिपार्टमेंट में कर दिया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि सचिवालय सेवा के भले ही जैसे दीपक जोशी जी है, इनके पास तीसरा टेन्योर है और काफ़ी कैपेबल अधिकारी भी है, कर्मचारियों के लिए अपने साथ हमेशा रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं और बहुत एग्रेसिव मोड में रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक आदमी भी कब तक लड़ेगा। अभी पिछली बार इन्होंने ये लड़े तो उल्टे इनके खिलाफ जांच बिठा दी थी, कोई आदमी कब तक लड़ेगा। सवाल ये है कि इस पे सरकार को भी देखना चाहिए और इस तरीके के मामलों को मतलब बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो कहीं वेतन विसंगतियां हो रही हैं, उसी का बड़ा कारण है। जहां अनियमित रूप से प्रमोशन होंगे तो भाई जो लोअर लेवल पे अधिकारी होंगे वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इन चीजों को देखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो विसंगतियां ये न सिर्फ सचिवालय में है बल्कि शासन लेवल पे जितनी भी फाइलें आती हैं, मैडम का मैंने देखा है बहुत, मेरे पास खुद कई सारी पत्रावलियां मेरे आरटीआई में मेरे पास है, जैसे नियोजन विभाग की है। जब मैंने पिछली बार जब पर्वतजन में पत्रकारिता में था जो हमने खबर छापी थी तो बाकायदा 2 रैंक रिवर्ट कर दिया गया था। ये जो सवाल आज ये उठा रहे हैं, अगर तब हमारा संज्ञान ले लिया होता तो
तभी ये चीजें सुधर जाती। आज से 3 साल पहले जब मैंने नियोजन विभाग का मामला उठाया था, तो मनोज पंत से लेकर के तमाम अधिकारी थे, इनको मालूम होगा, 2 रैंक रिवर्ट हो गए थे। तो जब अगर मीडिया इन मामलों को उठाए, अधिकारी लोग जो संघ के लोग हैं और लोग उठाएंगे, तो इस पर कार्रवाई होनी जरूर चाहिए, नहीं तो फिर लोगों में मनोबल भी टूटता है, कार्यशैली भी प्रभावित होती है और कार्य करने की मतलब मोराल भी जो है खत्म होता है। ठीक है दीपक जी। देखिए, जिस तरह से राधा चौधरी जी का अब नई बातें आ रही हैं, तो राधा चौधरी जी ने एक और काम किया है सचिवालय में। एक पुलिस के अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को एक अपर सचिव गृह से उनका पोस्टिंग चेंज करते हुए विशेष सचिव गृह कर दिया गया है। तो हमारी जो आपत्तियां हमारी 2-3 मामलों में थी कि उन विशेष सचिव गृह, जो कि एक अपर सचिव के इक्विवेलेंट पोस्ट है, उनके नीचे हमारी सचिवालय सेवा का एक बहुत सीनियर अधिकारी अपर सचिव, उनको तैनात कर दिया गया। और इन्हीं राधा चौधरी जी की कृपा से, क्योंकि ये गृह विभाग भी देख रही है, तो उस विशेष सचिव गृह को पूरे विभाग का परीक्षण के लिए नियुक्त कर दिया गया कार्य बंटवारे में। और हमारे जो अपर सचिव है उनको फाइल पुटअप करने का, उनके माध्यम से पुटअप करने का एक कार्य बंटवारा किया गया, जिसमें बड़ी कड़ी आपत्ति थी। और हमें आपत्ति इस बात की भी है कि क्या आईएएस कैडर के लोग, आईएएस कैडर के कोई अपर सचिव को क्या उन आईपीएस अधिकारी के नीचे अपर सचिव के रूप में तैनात करने के लिए कार्मिक विभाग तैयार है? अगर तैयार है तो कार्मिक विभाग तैयार लाए। हम भी देखेंगे कि क्या कोई अपर सचिव आईएएस कैडर का उनके नीचे काम करने के तैयार है, उनके अपर सचिव के रूप में काम करने तैयार है। एक मनमार्जी चल रही है, कभी विशेष प्रमुख सचिव आ जाते हैं, कभी विशेष सचिव बन के कोई आ जाता है। अभी कुछ दिनों में लोग कहेंगे कि साहब चीफ सेक्रेटरी हमको बना दो, आईएफएस कहेंगे, आईपीएस कहेंगे। ये एक सचिवालय का एक मजाक बनता जा रहा है और मजाक के लिए जिम्मेदार हमारे शीर्ष अधिकारी हैं जिन्होंने ये मजाक बनाया है। अगर इस सचिवालय में वित्त सेवा के 8 आदमियों की यहाँ तैनाती की गई है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सचिवालय में भी केवल एक वित्त विभाग का अधिकारी होता था, आज वित्त विभाग के अधिकारी दूसरे विभागों का चार्ज लिए हुए हैं। फाइनेंस सर्विसेज के लोग चिकित्सा विभाग और तमाम विभाग देख रहे हैं। तो क्या उन विभागों का भला होगा जब वो अपनी सेवाओं से हटकर दूसरे विभाग देखना शुरू कर देंगे? हम लोग चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात सक्षम स्तर से जाए, माननीय मुख्यमंत्री तक जाए, और जितनी बातें हमने कही हैं अगर उनमें कोई तथ्य नहीं, अगर तथ्यहीन है तो तथ्यहीन सचिव कार्मिक बताए कि क्या वाकई में आईएएस मैनुअल के अकॉर्डिंग ये प्रमोशन हुए हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी यहाँ डिबेट में आए हैं, उन्होंने कहा कि साहब कोई स्क्रीनिंग कमेटी से बधे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सचिव कार्मिक से कि जब ये डीपीसी हुई थी 7 तारीख को, तो 7 तारीख को डीपीसी के लिए टाइम में ये एलिजिबल थे? कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, अधिकारी एलिजिबिलिटी अगर पूरे नहीं करता तो कैसे वो प्रमोट हो गया? ये बड़ा एक सवाल है कार्मिक विभाग पे। और चूंकि सीएम साहब से उनके द्वारा अनुमोदन कराया गया और कुछ तथ्य छुपाए गए होंगे, तो मुझे लगता है कि इसको सचिव कार्मिक को देखना चाहिए था कि ये नियम विरुद्ध प्रमोशन किन हालातों में किया गया। जी आशीष नौटियाल जी, आपके पास आऊंगे। जिस तरह से दीपक जोशी जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री उसमें अपनी स्टैंपिंग देते हैं, मोहर लगाते हैं, लेकिन कुछ तथ्य छुपाए गए हो सकते हैं। आप लोग जब सरकार में थे, आप लोगों के सामने भी ये कभी भी समस्याएं आई होंगी आप, क्योंकि जब अभी बीजेपी के टाइम पे तो आप लोग बोलते हैं अफसरशाही हावी हो गई है, सुनते नहीं है, तो ये सब मामला गुड गवर्नेंस से रिलेटेड ही तो है। मैडम हमारे टाइम पे क्या समस्याएं हैं इसकी मुझे तो नॉलेज नहीं है। आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं और जिस प्रकार दीपक जोशी जी बोल रहे हैं, दीपक जोशी जी सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जरूर कुछ कमियां देखी होंगी, उन्होंने कोई दिक्कतें देखी होंगी, इसलिए वो बोल रहे हैं। जिस प्रकार अभी जोशी ने बताया कि जो अफसर हैं, जो आईएएस हैं, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का अपमान करते हैं, उनको गलत टॉकिंग करते हैं, तो ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े लेवल के अधिकारी अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सबके सामने हल्ला बोल देते हैं, सबके सामने चिल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे गलती उन्होंने ही की हो, लेकिन वो गलती वो बड़ा अधिकारी करता है। ऐसे कई बार नॉर्मल भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है। तो अगर दीपक जी ने बोला है तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ऐसा हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो दीपक जी बात उनकी आवाज उठा रहे हैं और उन्हें उठानी चाहिए, क्योंकि वो अध्यक्ष है, उनका दायित्व है। लेकिन आशीष जी वो दूसरी बात भी तो कह रहे हैं कि अगर एक आईपीएस अधिकारी को आईएएस ऑफिसर के लेवल का चार्ज दे दिया जाए तो और जो सीनियर है वो जूनियर हो जाए, तो क्या ऐसे में जो वर्किंग है वो इफेक्ट नहीं होगी? क्या आपको नहीं लगता फिर सारे कामकाज में इफेक्ट होगा? तो फिर कहाँ ये सचिवालय तक का सीमित मामला रह गया?
देखिए मैडम, ये सचिवालय में चल क्या रहा है अभी देखिए। अभी दूसरी एक बात और जो सामने आई है कि 7 दिसंबर को इन्होंने पहले ही प्रमोशन कर दिया जो 1 जनवरी को होना था। इसके पीछे मंशा क्या है, ये निश्चित कोई देखिए कुछ ना कुछ बात होगी। ऐसे नहीं हो जाते ट्रांसफर प्रमोशन, ऐसे नहीं हो जाते, कोई नियम के आधार पर होते हैं। अगर आपने 20-25 दिन पहले या पहले किया है तो इसके पीछे जरूर कोई मंशा रहेगी, कोई फाइल दब रही होगी, कोई फाइल, किसी का फायदा तो हो रहा होगा। बिना फायदे के लिए तो ये काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। तो निश्चित इसमें जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तो पहले ही रहा होगा। उन्होंने अगर साइन किए कागज संज्ञान में रहा होगा। और आज अगर दीपक जी ने बात उठाई है और वो सचिवालय के अंदर देख रहे हैं, संगठन के अध्यक्ष होने के नाते उनका दायित्व है कि वहां की व्यवस्थाओं को देखना। तो इस पे जो भी दीपक जी की मांग है सरकार से, उस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर दीपक जी को लगता है कहीं पे हम लोग को सहयोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जी शिव प्रसाद जी, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बोला कि आपने इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है, कई पत्रावलियां आपके पास हैं, आपने इन सब चीज़ों को स्टडी किया है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज की डेट में जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम इसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो मान रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं कुछ कह नहीं पा रहे हैं उस मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो सिर्फ एक संघ तक सीमित रह जा रहा है कि ये दीपक जी की प्रॉब्लम है, दीपक जी को ये प्रॉब्लम नजर आती है इसलिए वो उठा रहे हैं और बाकी लोग सहयोग करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, रूट कॉज क्या बड़ी नहीं हो सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि ये दौर एक ऐसा दौर है मैडम कि जहां दरोगा का ट्रांसफर भी बिना मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं होता। उस सीएम के कार्यालय का उसमें पूरा हस्तक्षेप होता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो है नॉन जो आईएएस वाले लोग हैं वो यहाँ पे सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव तक पहुंच जा रहे हैं और जिस काम के लिए वो हैं, जैसे सपोज कोई ट्रेजरी सेवा का ऑफिसर है तो वो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा है, कोई मतलब कोई आईटीएस मतलब टेलीकॉम सेवा का है तो वो समाज कल्याण में काम कर रहा है, कोई मतलब जिस सेवा की स्पेशलिटी के लिए वो आया था, कोई वन सेवा का ऑफिसर है, मनोज चंद्रन टाइप ऑफिसर यहाँ रहे तो वो समाज कल्याण विभाग में काम कर रहे हैं। मतलब जिस काम की जिस लॉजिक के साथ उनको लाया जाता था कि भैया ये भले विभागीय सेवा का है लेकिन इसको यहाँ पे ले आओ सचिवालय में, सचिव अपर सचिव कुछ बना दो कि ताकि उस विभाग की प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रॉपर जानकारी हो सके। लेकिन यहाँ पे सचिवालय में आने के बाद जो जिस सेवा का है उसमें तो कोई काम नहीं करता, वो दूसरी सेवा में जो मलाईदार विभाग है, जिस सीएम से जिसकी जैसे सेटिंग होती है, उन्होंने कहा यार विश्वास पात्र ऑफिसर है, ये कुछ भी गलदम बलदम कर देगा तो ठीक है, जहां मर्जी वहां लगा दो। तो इसका बाकायदा आईएएस लॉबी को भी इसका विरोध करना चाहिए, आईएएस लॉबी भी इसका विरोध नहीं करती। और जब नॉन आईएएस काडर को आईएएस बनाने की बात होती है, जो परसेंटेज है थोड़ा सा जो असाधारण सेवा पे आईएएस बनाया जाता है, उसके लिए फिर आईएएस लॉबी एक हो जाती है। बड़ा सवाल जिस तरीके से है कि पुलिस सेवा के ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं ना, जैसे वक्फ बोर्ड में ले लो, आपके विशेष सचिव अभी तक एक बने हुए थे, या तमाम जो और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पे पुलिस सेवा से ऑफिसर्स को ला करके शासन में और अन्य विभागों में बिठा दिया गया है। तो ये सीधे सीधे से इसलिए है कि पुलिस सेवा जो है एक अनुशासित सेवा मानी जाती है, पुलिस ऑफिसर अनुशासित माने जाते हैं, तो वो डायरेक्ट सीएम का यस सर बोलेंगे और विभाग वाले आईएएस पीसीएस नहीं बोलेंगे, वो 10 कहानियां सुना देंगे। पुलिस सेवा के ऑफिसर नहीं बोल सकते, वो डायरेक्ट डीजीपी के भी अंडर रहते हैं, गृह विभाग के भी अंडर रहते हैं, तो उनको सचिवालय लिया और कहीं भी काम पे जुटा दो, वो यस सर होते हैं, अनुशासित सेवा है। तो उनसे मनमर्जी के काम कराना, उन पे मनमर्जी के ऑर्डर फॉलो करवाना उनसे ज्यादा आसान होता है। तो ये एक बड़ा कारण है जो विभिन्न विभागों में और शासन में विभिन्न पदों पे पुलिस सेवा के ऑफिसर बिठा दिए गए, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे और मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले अपना एक विशेष सचिव बना रखे थे एक आईपीएस को, इसीलिए तो कि उनको लगता है ये और काम कर देंगे। अच्छा, जो दूसरी सेवा से अधिकारी आए रहते हैं उनको तो लगता है कि यार हम आईएएस तो बन नहीं पाए, चलो कम से कम इस नाते सचिवालय में सचिव तो बन गए, उनको लगता है उन्हें जन्नत मिल गई। तो जब उनका ये पर्पज सॉल्व हो जाता है तो उनसे और उटपटांग काम कराने बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये जो कहते हैं कि भैया इस तरीके से आप ऑफिसर्स ग्रेड इस तरीके से प्रमोशन करोगे, तो जो ऑफिसर्स सचिवालय सेवा की कार्य पद्धति को नहीं जानते, जो साल 2 साल में नौकरी लगे, फील्ड का ड्यूटी कहीं देखी नहीं, तुरंत यहाँ पर सचिव बन गए और वो अगर सचिवालय सेवा के अधिकारियों को हाँकने लग जाए तो जाहिर सी बात है कि भाई ईगो हर किसी की होती है। ये भी जो सचिवालय सेवा में जो आपको अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी दिखते हैं, ये भी कुछ 2-4 नंबरों से ही तो रह गए होते हैं, वरना ये भी आईएएस पीसीएस होते हैं। तो वो भी एक अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है कि यार हम भी पढ़ाई में अच्छे थे, हम कोई रिजर्वेशन के कारण रह जाता है, कोई थोड़ा सा भूल चूक के कारण रह जाता है, कोई इंटरव्यू के कारण रह जाता है, कोई पीसीएस आईएएस सेवाओं में जो भ्रष्टाचार है, इंटरव्यू वगैरह सेवाओं में भाई भतीजावाद के चक्कर में कोई इस कारण रह जाता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स रह जाता है कि भैया वो जानते हैं कि यार हम कैपेबल हैं, हमें नॉलेज है, हमने पढ़ाई भी अच्छी की है, हमने फाइलें भी ज्यादा बेहतर से देखी हैं, और जब कोई लगता है कि जो नॉन कैपेबल ऑफिसर है और जो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उनको जब हाँकता है और उसकी नोट शीट के पन्ने फाड़ के बोलता है जैसा मैंने बोला है वैसा लाओ, और खुद कुछ नहीं बोलता और मौखिक आदेश देता है, तो
और चाहता है कि अनुभाग अधिकारी और सेक्शन अधिकारी जैसा वो बोले, मौखिक आदेश वैसा वो लिख के ले आए, रिव्यू ऑफिसर उनकी मनमर्जी से लिख दे और वो खुद वो और सीएम का पिट्ठू बने रहे अपनी मनमर्जी के लिए, मनचाही पोस्टिंग के लिए, तो भाई कॉम्प्लेक्स तो आएगा ही। तो इस तरीके के जो विवाद है, इस तरीके की जो टकराट है, वो तो होगी। अमेंद्र जी, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं और आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, अभी तक इस स्टेट में जो है आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है, गवर्नेंस से जुड़ी हुई है। हमारे रोजमर्रा के काम अगर हमें कराने होते तो हम फला अधिकारी काम नहीं कर रहा है, या इस तरीके से अधिकारियों को एड्रेस करते जब तक हम उन्हें जानते नहीं हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम्स रूट कॉज नहीं है बड़ी प्रॉब्लम्स का? देखिए, ये प्रदेश मनमानी से चल रहा है, ये प्रदेश मनमर्जी से चल रहा है। जैसे अभी दीपक जोशी जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया होगा, उनके सामने जो ये प्रमोशन की फाइल रखी गई, उनको अंधेरे में रखा गया होगा। तो एक बात तो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रदेश में जो भी लोग, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, वो वास्तव में अधिकारी वर्ग उनको गुमराह, या वो अधिकारी वर्ग से गुमराह होकर के रहते हैं। धरातल पर मतलब कौन से काम होने हैं, किस तरह से योजनाएं क्रियान्वित होनी है, इसको लेकर के कई तरीके की मतलब अधिकारी जो अड़चन लगा देंगे वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। उनका अपना इतना कैलिबर नहीं होता कि वो इस बात को जान सकें। मनमर्जी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को ये समझ आया कि समय से पहले ही इनका प्रमोशन कर दिया जाना चाहिए, या इस प्रदेश ने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को देखा है जो किसी दूसरे कैडर के हैं, लेकिन वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, जिस बात का सेमवाल जी ने उल्लेख किया। तो मुख्यमंत्री जी और बड़े अधिकारियों से उनकी उनकी सेटिंग होती है, उसके कारण वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले ही तो देखा कि एक शिक्षक को किस तरह से किसी विश्वविद्यालय का मतलब माध्यमिक शिक्षा के किसी को अधिकारी रजिस्ट्रार बना दिया किसी यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर सब कुछ मनमर्जी से चल रहा है, जिसकी यहाँ काम धाम से कोई मतलब नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री जी की मर्जी थी, उन्होंने इनको प्रमोशन दे दिया। जो लोग सड़क पर अपने प्रमोशन को लेकर के लड़ रहे हैं, जिनका ड्यू है प्रमोशन, डीपीसी को लेकर के, हम तो कई बार देखते हैं कि बहुत सारे मामले न्यायालय हल करता है। न्यायालय से जब निर्देश मिलते हैं, जब फटकार मिलती है, तब जा करके उनको न्याय मिलता है। तो प्रदेश में मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि अधिकारी जिस रूप में चाहेगा उस रूप में नियम कानून यहाँ के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को बताते हैं, और उनको लगता है कि यही सही है और उस हिसाब से वो चलते हैं। और ये जो आईएएस अधिकारियों का जो ये मामला है, ये भी इसको भी उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। जैसे जोशी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखा गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री मतलब अधिकारी लोग अंधेरे में रखते ही होंगे ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री को, और अपना काम करवा लेते होंगे। तो इस प्रदेश में इसके अलावा वही मनमर्जी चल रही है, जिसकी मर्जी में घर बैठा आदमी, कोई बहुत निष्क्रिय व्यक्ति भी होगा, तो अगर वो किसी मंत्री और मुख्यमंत्री का से उनकी जान पहचान है, तो वो बहुत मलाईदार पदों पर उनको ले आएंगे। तो ये परंपरा आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से इस राज्य में चल रही है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनको आपकी मर्जी आएगी तो आप उसको कहीं भी बैठा सकते हो, और बहुत काबिल अफसर जो अच्छी जगहों पर जिनको होना चाहिए, उनको आप बैठा देंगे, उनको आप ऐसी जगह बैठा देंगे जहाँ उनसे कोई काम ही न लिया जाए। तो ये सब मन मर्जी से चल रहा है। अच्छा, दीपक जोशी जी, जिस तरीके से पूरी चर्चा हो रही है, और एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि दीपक जोशी जी ये मुद्दे उठा रहे हैं क्योंकि आप संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए वाजिब बात है कि आप जो समस्याएं हैं उनको सामने रखेंगे। पर ये समस्याएं क्यों? मतलब आपने कहा ये पानी जो है सर के ऊपर चला गया है, अब नहीं सहन होता, इसलिए हम ये मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन ये एक दो हैं, आईएएस से रिलेटेड ही सारे मुद्दे क्यों हैं? देखिए, अभी तो हमने बड़ी जगह पे हाथ डाला है, और जब बड़ी जगह का सिस्टम ठीक होगा तो स्वतः ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। हमारा इनसे कोई व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं है, और ना ही हमारा इनसे कोई सीधा प्रत्यक्ष संबंध है। आईएएस सेवा संवर्ग एक अखिल भारतीय सेवा संवर्ग है, उसका कोई रिलेवेंट स्टेट की सर्विसेज से नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारा एक कर्मचारी अपने पर मंथ के अंशदान के पैसे काट रहा है, वो बेचारा अपने गोल्डन कार्ड के बांट जो रहा है। सरकार की ये गोल्डन कार्ड की योजना जो कर्मचारियों के
वेतन पर उनके पर मंथ के पेंशनर्स के कटौती पे अंशदान कटौती के आधार पर चल रही है। पिछले 3 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में कुछ हद तक हम लोग सफल भी हो पाए, लेकिन आज भी स्थिति वही है कि कभी हॉस्पिटल का चक्कर काटो, कभी प्राधिकरण का चक्कर काटो। वहीं दूसरी ओर आईएएसओ ने अपना सिस्टम एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाया है कि वो पर डे अगर 2000 रुपये का अगर लिखेंगे कि पेड बाय मी, तो पर डे 2000 रुपये की उनको रिम्बर्समेंट की व्यवस्था है। अपने आप को उन्होंने गोल्डन कार्ड से पृथक कर लिया है। अपने आप के लिए उनके कुछ राइडर्स थे, एकाएक गोल्डन कार्ड के उससे उन्होंने विमुक्त कर लिया, रातों रात अपना जियो चेंज करा लिया। रातों रात अपने घरों पर 2 पीआरडी के लोग वो रख सकते हैं सरकारी सिस्टम पे, अपने घरों पर 8-8 गाड़ियां सरकारी वाहन चला सकते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि साहब स्टेट बहुत कमजोर हो गया है। अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। अपने लिए इस उत्तराखंड देहरादून में रहने पर कर्मचारी तो 12% एचआरए लेगा, लेकिन ये हमारे आईएएस अधिकारी 18% एचआरए लेंगे। हमारे अधिकारी अगर 50% डीए क्रॉस हो जाएगा तो 27% एचआरए लेंगे। तो इतनी डबल स्टैंडर्ड क्यों? उनके बच्चे और हमारे बच्चे यतीम, हमारे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इनके बच्चों के लिए पर मंथ की भाई इनकी रिम्बर्समेंट, हॉस्टल सब्सिडी 6500 रुपये, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। मैं नहीं कह रहा हूं इन सुविधाओं से इनको वंचित कर दिया जाए। एक तरफ ये इतनी सुविधाएं लेंगे, राज्य की आर्थिक स्थिति पर बोझ डालेंगे, दूसरी तरफ कर्मचारियों के मामले में उनके गोल्डन कार्ड में आपत्तियां लगवाएंगे, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में आपत्तियां लगाएंगे, सरकार की चलती हुई योजनाओं को धराशायी कराएंगे, और साथ साथ शिथिलीकरण नियमावली पर पाबंदी लगाएंगे। कहेंगे साहब कर्मचारियों को बहुत दे दिया, कर्मचारियों को टाइम पर प्रमोशन नहीं देंगे। तो ये मुद्दे इसलिए उठ के आज आए हैं कि राज्य एक है, नीति एक होनी चाहिए थी, लेकिन दोहरा मापदंड बना दिया गया। कर्मचारी के लिए अलग मापदंड और आईएएस अधिकारियों के लिए अलग मापदंड। इससे बड़ा कोई उदाहरण, ये उदाहरण के रूप में हमने आज ये मुद्दे उठाए हैं कि कैसे ये सरकार की आंख में धूल झोंक के अपने लिए प्रमोशन ड्यू टाइम से पहले करा देते हैं। कैसे इनके ऐसे ऐसे एविडेंस मेरे पास हैं कि अगर मैं उन एविडेंस को रखूं तो सरकार से जांच की मांग करूं। आज बेरोजगार अपनी तरफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कर्मचारी अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है सरकार से कि साहब हमारे सुख सुविधाओं में कटौती की गई है। हमको ऐसी क्या सुख सुविधाएं आपने दे दी हैं जो इनको मिल रही हैं? इनको गाड़ी, आप इस राज्य का अगर वाकई में भला चाहते हैं, यहाँ हमारे डिबेट में बीजेपी के पार्टी के हमारे सम्मानित साथी भी बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि स्टेट अगर छोटा है, अगर स्टेट की आर्थिक रोना अगर कर्मचारियों की तनख्वाह अगर पेंशनर्स की पेंशन से अगर हो रहा है, उनका रोना हुआ, तो इन अधिकारियों को भी लगाम लगाई जाए, इनके भी खर्चों पे कटौती की जाए, इनके लिए भी गाड़ियां जो 7-7 गाड़ियां घर पे चलती हैं सरकारी, उन पर लगाम लगाई जाए, और एक अधिकारी एक वाहन की यहाँ पर व्यवस्था की जाए। एक राज्य एक नियम जब तक लागू नहीं होगा तब तक ऐसे ही स्थितियां बनती रहेंगी। और सरकार को देखना होगा, सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हैं, सरकार की नाक, हम लोग कल सचिव कार्मिक से मिले, पूछा ये ऑर्डर सही है कि गलत है, तो सचिव कार्मिक का कहना है कि ऑर्डर तो गलत है। तो जब सचिव कार्मिक इस ऑर्डर को गलत मान रहे हैं, तो ये ऑर्डर कराया किसने? सबसे मजे की बात है, ऑर्डर किसने कराया? तो मैं चाहूंगा कि ये ब्यूरोक्रेसी जो इतनी हावी हो गई है, ये स्टेट हमारा है। कर्मचारियों ने लड़ झगड़ के इस राज्य को बनाया, 94 दिन की हड़ताल करी, इसलिए करी हड़ताल की अधिकारी कल के दिन यहाँ मौज उड़ाएंगे। आज अधिकारियों का जो है बिहेवियर आप देखिए, आप सचिवालय कर्मचारियों, यही सचिवालय कर्मचारी जो रात दिन पिछले 22-23 सालों से इस राज्य को संभाल रहे हैं। हमें चाहिए कि ये आदेश जो निकला है ड्यू डेट से पहले, इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे तमाम केस, अब तो मैं इसके बाद आरटीआई लगाऊंगा, इसके बाद पूछूंगा कि कितने मामले आईपीएसओ के अब तक ऐसे निकले हैं, कितने आईएएसओ के प्रमोशन ड्यू डेट से पहले हैं, कितने आईएफएसओ के ड्यू डेट से पहले हुए हैं। वो पीसीएसओ का ढांचा यहाँ फिक्स किया जाए, उनकी पदों को यहाँ फिक्स किया जाए। राधा दुड़ी जी द्वारा जो अपशब्द कहे गए हैं, जो भरी मीटिंग में सार्वजनिक रूप से इनके द्वारा वक्तव्य दिए गए हैं, उसकी माफी है सार्वजनिक रूप से मांगे उन तमाम सचिवालय कर्मचारियों से जिनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। और साथ साथ इस विशेष सचिव गृह, जो ये विशेष सचिव गृह बनाया है, इसके ऑर्डर को कैंसिल किया जाए, और अपर सचिव गृह, एक समान व्यवस्थाएं क्यों नहीं ये लोग अपनाते हैं? ये लोग क्यों जो है प्रभारी सचिव की व्यवस्था यहाँ इस राज्य में, मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम उन लोगों से, तमाम उन दलों से कि विशेष इस राज्य में प्रभारी सचिव की व्यवस्था क्या है? इस राज्य में अगर शिथिलीकरण बंद है कर्मचारियों के लिए, तो 13 साल की नौकरी पर इन आईएएसओ को प्रभारी सचिव का ये चैप्टर आया कहां से? ये क्या डीओपीटी ने इसके लिए आदेश किए हैं? ये 3 साल का इंतजार नहीं कर सकते 16 साल में होने में। फाइनल कमेंट की ओर चलूंगी मैं, फाइनल कमेंट की ओर चलूंगी। रविंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगी। शॉर्ट में फाइनल ये बताइए सर, जीरो टॉलरेंस की बात सरकार ने कही थी, लेकिन फिर वही मुद्दा निकलकर सामने आया कि अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपने खुद सचिवालय संघ के अध्यक्ष के मुंह से सुना। देखिए, माननीय दीपक जी ने सारी अपनी समस्याएं बताई है। मुझे कहीं ना कहीं इनकी बातों से लगता है कि इनका और अधिकारियों के बीच में कोई रस्साकशी चल रही है। देखिए,
और अभी इन्होंने अपनी बातों में ही कंट्राडिक्शन पैदा कर दी कि आईएएस अधिकारी जो होता है वो उसकी एक अपनी पॉलिसी होती है, वो सेंटर से बंधा हुआ होता है, और सचिवालय जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का बना होता है। तो उनकी अपने नियमावली होती है, स्टेट की अपनी नियमावली होती है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इनके और इनके बातों से अब जिस प्रकार से नाम लेके एक उच्च अधिकारी का वो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या उसमें सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है। ये तो इन दो लोगों के बीच की बात है, जो अधिकारियों के बीच की जो सचिवालय में जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा, ना मैं किसी को डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन ये इनका आपस का मामला है। जहां तक बात गई है कि ये सुपर टाइम पदोन्नति की, उसको लेके जिस प्रकार से इन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज करी है, सेमवाल जी ने भी कहा था कि अगर ऐसा है, ऐसे लोगों को पदोन्नति मिली है, तो वो भी अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, उस पर देखेंगे कि क्या कानून संबद्ध क्या काम होता है, वो माननीय मुख्यमंत्री दीपक जी शॉर्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सरकार से? देखिए, हमने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है, सीएम साहब को हमने शिकायत दर्ज की है, और साथ साथ हमने सचिव कार्मिक तक भी ये बात गई है कि अगर ऐसे आदेश हुए हैं तो या तो फिर आप फिर मनमर्जी चले, फिर जिसका जो मनमर्जी कर रहा है वो कराएं। हम भी सचिवालय संघ की तरफ से दबाव बना के हम भी लोगों के प्रमोशन ड्यू टाइम से पहले कराएं। लेकिन ये व्यवस्थाएं जो अभी बताया गया कि ये मैनुअल से बंधे हैं, ये मैनुअल भारत सरकार का जरूर है, लेकिन स्टेट के नियम कानून पे लागू होते हैं। एक 16 साल की नौकरी पर इनको 1 तारीख को मिलना था, जो पहले दे दिया गया। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टी नहीं है कि कोई हमने गलत बात की हो। हम ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि जो अधिकारी 1 जनवरी को पात्रता धारण करता था, वो कैसे 26 दिन 25 दिन पहले जो है प्रमोट हो गया, कैसे वो एलिजिबिलिटी उसने धारण कर ली। जी ठीक। आशीष नौटियाल जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए मैडम, जैसे दीपक जोशी जी ने हिम्मत करी है इसकी सरकारी इतने बड़े अधिकारी से बोलने की, तो मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूं। और निश्चित ही ये बात अब डिबेट में आ गई है, तो हमारे सबके संज्ञान में भी आ गई है, हमारे माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के संज्ञान में भी आएगी, और उसकी पूरी तह तक वो जाएंगे। और अगर सरकार ने गलत, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमारा काम है कि किसी के साथ सरकार के द्वारा दमन ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, तो उसके लिए हमें काम करना है। तो अगर हमें अध्यक्ष जी को लगता है और अध्यक्ष जी पूरा गहन जांच करके जो भी उनको लगेगा तो जरूर आवाज उठाएंगे, और सरकार को इनकी मांगे जो भी है जायज सब मांगनी चाहिए। और सही कह रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ जो 26 दिन पहले प्रमोशन देना पड़ गया, इतनी जल्दबाजी क्या थी? तो किसी ना किसी को तो फायदा जरूर मिला होगा, इसकी तह पे जाना बहुत जरूरी है। अमरिंदर बिश्ट, फाइनल कमेंट सर। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो राज्य में चल रहा है, मुझको ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने परिवार को, मतलब नौकरशाही को और सचिवालय संघ को और तमाम लोगों को साथ ले चलने में सक्षम नहीं हैं, और वो इतने कमज़ोर हैं कि वो इतने वीक हैं कि लोग उनसे गलत काम करवा दे रहे हैं। लोग अधिकारी उनको अंधेरे में रख करके गलत काम करवा दे रहे हैं। तो अगर ये निर्णय गलत हुआ है तो उनको इसमें सुधार करना चाहिए, इतना ही कहना है। ठीक है। शिव प्रसाद सेमवाल जी फाइनल कमेंट। देखो, इस मामले में चाहे कारण कोई भी रहे हो टकराहट के, लेकिन अगर एक बार ये बात सामने आई गई है तो इसको सॉल्व हो जाना चाहिए। और समस्त राजनीतिक दल और आपको भी मतलब बधाई की पात्र हैं कि आपने इसको आज के टॉपिक का सब्जेक्ट रखा, और हम लोग भी आगे इसको देखेंगे कि जो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो सचिवालय सेवा के ऑफिसर हो, सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने भी इनको भी कई तरीके के लाभ समय से पहले और अनुमन्यता से अधिक मिले, चाहे वो कुछ भी लाभ हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो भी देखा जाना चाहिए। और सभी को मिलकर के सभी का संज्ञान लेते हुए, जब बात उठी गई तो सभी का संज्ञान लेते हुए सरकार को, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री कार्यालय के सैंक्शन के ये कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ भी नहीं हुआ। और ये दबाव बना करके, क्योंकि सचिवालय माइटोकॉन्ड्रिया होता है पूरे प्रदेश का, तो इसलिए पावर सेंटर है, तो इसलिए दबाव बनाना काफी आसान हो जाता है। ठीक है सर, किसी भी मामले में तो सरकार को चाहिए कि अब इस तरीके के दबाव ना बनाया जाए। इसको पॉलिटिकल लोगों को भी देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए और मीडिया को भी देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो वाकई हम उम्मीद करते हैं कि जो शासन वर्सेस सचिवालय संघ चल रहा है वो जल्द ही खत्म हो और कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकले कि आखिर ये जो विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए और इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।